दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो हर तरह का जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मिसचीवियस माउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मिसचीवियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शरारती। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द मिसचीवियस माउस मतलब कि शरारती चूहा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ मिसचीवियस माउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर आप वॉज या वर्ब का प्रयोग करें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाएं। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम कोई सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो इस तरह का जो वाक्य है वो यदि पास्ट का हो तो वहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उसे सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है, और यदि उसमें इज एम आर का प्रयोग किया जाता है तो वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज आ मिस्चीवियस माउस मतलब एक बार एक शरारती चूहा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक बार एक शरारती चूहा था। वन डे ही सॉ आ बिग बुल स्लीपिंग अंडर आ ट्री। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारी आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव का सेंटेंस है, वाक्य है, और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सी का मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। और दोस्तों कई लोग इसको शायद सा पढ़ते हैं जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, तो आपको इसको सॉ पढ़ना है, SAW सॉ। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, ही सॉ उसने देखा, अ बिग बुल एक बड़े बुल को। दोस्तों बुल का मतलब होता है सांड या फिर बैल। उसने एक बड़े सांड को देखा, स्लीपिंग सोता हुआ, अंडर मतलब नीचे, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे ही सॉ आ बिग बुल स्लीपिंग अंडर आ ट्री मतलब एक दिन उसने एक बड़े सांड को पेड़ के नीचे सोया हुआ देखा। चलिए आगे देखिए। द बुल वॉज ह्यूज इन साइज एंड हैड शार्प एंड लॉन्ग हॉर्न्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। पास्ट का ये वाला जो वाक्य हैड और ये वाला पास्ट का पॉजिटिव का मतलब है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहें कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर हमें हैड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द बुल वॉज ह्यूज इन साइज। और ये जो यहाँ तक वाक्य है ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है, और जो उसके बाद का है वो हमारा पास्ट पॉजिटिव सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? द बुल वॉज ह्यूज इन साइज, और ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, विशाल, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बुल था, जो सांड था, वो क्या था? वॉज ह्यूज इन साइज, वो साइज में बहुत विशाल था, मतलब बहुत बड़ा था। एंड हैड और उसके पास था क्या? शार्प मतलब कि नुकीला, शार्प, एंड लॉन्ग मतलब उसके बड़े और नुकीले हॉर्न्स, सींग थे। हॉर्न्स मतलब सींग। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द बुल वॉज ह्यूज इन साइज, वो जो सांड था वो साइज में बहुत बड़ा था, ह्यूज था मतलब विशाल था। एंड हैड शार्प एंड लॉन्ग हॉर्न्स और उसके नुकीले और लंबे सींग थे। चलिए आगे देखिए। एवरी टाइम ही वॉज ब्रीदिंग
हिज लार्ज नॉस्ट्रिल्स ओपन्ड एंड क्लोज्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एवरी टाइम मतलब कि हर बार, एवरी टाइम ही वॉज ब्रीदिंग मतलब जब भी वह ब्रीथ कर रहा था, मतलब कि सांस ले रहा था। हिज लार्ज नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स का मतलब था नथुने, जो उसके बड़े नथुने थे, ओपनड वो खुलते, एंड क्लोज्ड और बंद होते। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, एवरी टाइम ही वॉज ब्रीदिंग मतलब जब भी वो सांस ले रहा था, हिज लार्ज नॉस्ट्रिल्स ओपनड एंड क्लोज, जो उसके बड़े नथुने थे वो खुलते और बंद होते। चलिए आगे देखिए, द माउस वॉज इन आ मिस्चीवियस मूड। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्या मतलब हुआ, द माउस वॉज इन अ मिस्चीवियस मूड। मिस्चीवियस मूड का मतलब था शरारती मूड में। तो ये जो चूहा था क्या था, द माउस वॉज इन ए मिस्चीवियस मूड, जो चूहा था वो शरारत के मूड में था। वॉज इन ए मिस्चीवियस मूड, शरारत के मूड में था। ही सॉ उसने देखा, द बुल ब्रीदिंग, ये जो बुल है, जो सांड है, वो सांस ले रहा है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही सॉ द बुल ब्रीदिंग, उसने देखा जो सांड है वो सांस ले रहा है। ही वेंट टू द बुल, वो सांड के पास गया। और दोस्तों ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट। और जैसा मैंने आपको बताया जब हम पास्ट इंडेफिनेट में अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी हमारा अफर्मेटिव का वाक्य है। ही वेंट टू द बुल, वह सांड के पास गया, एंड शट और बंद कर दिया, हिज नॉस्ट्रिल्स उसके नथुनों को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वेंट टू द बुल एंड शट हिज नॉस्ट्रिल्स मतलब वह सांड के पास गया और उसके नथुनों को बंद कर दिया। चलिए आगे देखिए, द बुल वोक अप इन एंगर। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, वेकअप की सेकंड फॉर्म है वोकअप, इसका मतलब होता है जागना, जग जाना। तो क्या मतलब हुआ, द बुल वोकअप इन एंगर, जो सांड था वो गुस्से में, क्रोध में, मतलब गुस्से में जाग गया, गुस्से में जागा। ही गॉट अप, वह उठ गया, और ये गेटअप की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब था उठना। ही गॉट अप, वह उठ गया। एंड द माउस रैन, और वो जो चूहा था वो भागा, ये रन की सेकंड फॉर्म में रन। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द बुल वॉकअप इन एंगर, जो सांड था वो गुस्से में जाग गया। ही गॉट अप, वह उठा। एंड द माउस रैन, और जो चूहा था वो दौड़ा, भागा। चलिए आगे देखिए, द बुल सॉ हिम रनिंग। क्या मतलब हुआ, द बुल सॉ हिम रनिंग, जो सांड था उसने उसे भागते हुए देखा। और ये जो हिम है ये उस चूहे के लिए इस्तेमाल किया गया है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या मतलब हुआ, द बुल सो हिम रनिंग, सांड ने उसे भागता हुआ देखा। एंड चेस्ड हिम, चेस करने का मतलब होता है किसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ना। एंड चेस्ड हिम, और उसके पीछे भागा, उसके पीछे दौड़ा उसे पकड़ने के लिए। ही वॉन्टेड टू पनिश द माउस। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और इस वाक्य के अंदर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो जो हमारी जो उसके अंदर मुख्य क्रिया है, मतलब जो प्राइमरी वर्ब है, उसको पहले मेंशन किया जाता है, और उसके बाद टू लगाया जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉन्टेड, वह चाहता था। टू पनिश मतलब कि दंड देना, पनिश का मतलब किसी को दंड देना, सजा देना, वह सजा देना चाहता था, दंड देना चाहता था द माउस, चूहे को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वॉन्टेड टू पनिश द माउस मतलब वह चूहे को दंड देना चाहता था, सजा देना चाहता था। चलिए आगे देखिए, द टाइनी माउस रैन वेरी फास्ट एंड एंटर्ड इनटू अ होल इन अ वॉल। क्या मतलब हुआ दोस्तों, टाइनी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है छोटा। तो क्या मतलब हुआ, द टाइनी माउस मतलब ये जो छोटा चूहा था, द टाइनी माउस रैन वो दौड़ा, वेरी फास्ट बहुत तेज़ दौड़ा। एंड एंटर्ड, एंटर का मतलब होता है किसी जगह पर प्रवेश कर जाना, और वो प्रवेश कर गया, घुस गया। इनटू आ होल एक छेद में, होल मतलब छेद, इन ए वॉल मतलब जो एक दीवार में, मतलब कि एक छेद में घुस गया, इन ए वॉल एक दीवार में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द टाइनी माउस रैन वेरी फास्ट एंड एंटर्ड इनटू आ होल इन ए वॉल मतलब जो छोटा चूहा था वो बहुत तेज़ दौड़ा, बहुत तेज़ भागा, और वो एक जो दीवार के अंदर जो छेद था उसमें वह घुस गया। चलिए आगे देखिए, द बुल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ। क्या मतलब हुआ,
द बुल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड क्रैश्ड हिज हेड इनटू द वॉल। दोस्तों ये जो कुड है इसका प्रयोग जब किया जाता है जब आप पास्ट के अंदर कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके या फिर पाया, पाई, पाई आए। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जिसके वाक्य का जो अंतिम जो शब्द है, जो उसकी टेल पर यदि इस प्रकार का कोई शब्द आता है, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, तब आपको कुड का प्रयोग करना होता है। और ये जो है पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द बुल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ। ये जो बुल था, सांड था, वो खुद को नहीं रोक पाया, या कह सकते हैं जो सांड था वो खुद को नहीं रोक सका। एंड क्रैश्ड, क्रैश का मतलब होता है टकरा जाना किसी चीज़ का, बहुत तेज़ी से मतलब टकरा जाना, दुर्घटना हो जाना, और वो टकरा गया, क्रैश्ड हिज हेड, और उसने उसका जो सर था वो उसने क्रैश कर दिया, मतलब बहुत तेज़ी से मारा, इनटू द वॉल, दीवार के अंदर। तो पूरी इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द बुल कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वो जो सांड था वो खुद को नहीं रोक पाया, एंड क्रैश्ड हिज हेड इनटू द वॉल, और उसने जो अपना सर था वो दीवार में दे मारा। चलिए आगे देखिए। इट गॉट बैडली हर्ट एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो इट है वो सांड के लिए यूज़ किया गया, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम किसी भी पशु वगैरह के लिए, किसी एनिमल के लिए, जानवर के लिए जब प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें इट का प्रयोग करना होता है। तो क्या मतलब हुआ? इट गॉट बैडली हर्ट, मतलब वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। हर्ट का मतलब घायल हो जाना, चोटिल हो जाना, मतलब वो बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गया, घायल हो गया। एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, ब्लीड करने का मतलब होता है खून बहने लग जाना, एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, और उसका खून बहने लगा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इट गॉट बैडली हर्ट एंड स्टार्टेड ब्लीडिंग, मतलब वह बहुत बुरी तरह चोटिल हो गया, घायल हो गया, और उसका खून बहने लगा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस छोटे से चूहे को देख सकते हैं जो कि दीवार के अंदर जो एक छोटा सा छेद है उसके अंदर वो आराम से घुसा हुआ है, और ये जो सांड है वो उसके पीछे है गुस्से में। चलिए आगे देखिए। नाउ, अब, द बुल अंडरस्टूड दैट आइदर बिग और स्मॉल एनिमी इज नेवर वीक, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और अंडरस्टूड मतलब समझ गया। नाउ, अब, द बुल अंडरस्टूड, जो सांड था वो समझ गया, दैट की आइदर बिग और स्मॉल, मतलब कि बड़ा या फिर छोटा, एनिमी इज़ नेवर वीक, जो दुश्मन होता है वो कभी, एनिमी मतलब दुश्मन, नाउन है, एनिमी इज़ नेवर वीक, जो दुश्मन होता है वो कभी भी वीक मतलब कमज़ोर नहीं होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? नाउ द बुल अंडरस्टूड दैट आइदर बिग और स्मॉल एनिमी इज़ नेवर वीक, मतलब जो सांड था वो इस बात को समझ गया कि बड़ा या फिर छोटा जो दुश्मन होता है वो कभी भी कमज़ोर नहीं होता है, वीक नहीं होता है। स्ट्रेंथ एंड साइज डू नॉट विन एवरी टाइम, क्या मतलब वो? और दोस्तों बहुत अच्छी लाइन है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, जो ताकत होती है, एंड साइज, और जो साइज होता है, डू नॉट विन, वो हमेशा, डू नॉट विन वो नहीं जीतते हैं एवरी टाइम, हर बार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेंथ एंड साइज डू नॉट विन एवरी टाइम, मतलब जो ताकत होती है और जो साइज होता है वो हर बार नहीं जीतता है। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही मज़ेदार कहानी थी चूहे और सांड की, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और इस कहानी से जो हमें मॉरल हमें मिला है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि ये जो सांड था वो था तो बहुत बड़ा और ताकतवर, लेकिन एक छोटे से चूहे ने उसको परेशान कर दिया। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आपने आज कोई भी नया वर्ड या फिर कोई ग्रामर का नया स्ट्रक्चर सीखा हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।